हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो सब लोग? बढ़िया हो? बढ़िया होने भी चाहिए भाई। क्यों ना हो बढ़िया आप लोग। एकदम बिल्कुल बढ़िया रहो, खुश रहो, मस्त रहो एकदम। और बस पढ़ाई करके रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, अच्छे तरीके से जुड़े रहो। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करना नहीं बोलो, कमेंट करना नहीं बोलो, लाइक तो जरूर ही करो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? तो एक ना एक्सपेक्टेशन हम आपसे करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 12 का सेक्शन है। आप लोग को जैसे कि पता है कि MWF में 11 का सेक्शन होता है, TTS में 12 का सेशन होता है। तो आज हमारा ट्यूसडे है, तो आज हमारा 12 का सेशन है। तो याद करो कि लास्ट क्लास में 12 का कौन सा टॉपिक हमने फिनिश किया था? किरचॉफ्स लॉ। याद है सब किसी को? तो किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड हमने कुछ सवाल भी किया था। किरचॉफ्स लॉ को अच्छे तरीके से समझा भी था कि कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। तो कुछ और यहाँ पे चलते हैं, कुछ और स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस पे करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि किरचॉफ्स लॉ को सिमेट्री के साथ जोड़ के एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक। अब जैसे मान लो बेटा कि अगर एक क्वेश्चन इस तरीके का हो कि हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरीके का, ऐसा एक सर्किट है हमारे पास। ये 2 ओम का है। ये इसको क्या मान लीजिए, चलो कुछ 5 ओम मान लेते हैं। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है। ऐसा कुछ क्लियर है बेटा? यहाँ पे समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो 2 टर्मिनल्स है ए एंड बी, इसके बीच में अपने को निकालना है कि आर इक्विवेलेंट कितना है। बहुत चीज पूछा जा सकता है। एक तो आर इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसके अक्रॉस सेल कनेक्ट कर दिया जाएगा और सेल कनेक्ट करने के बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि हाउ मच करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक। करंट निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है, सब कुछ आप निकाल सकते हो। बट हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब सोचो जरा, मान लो कि हमारे पास कोई भी सर्किट है, एनी टाइप ऑफ सर्किट वी हैव। ठीक। एनी टाइप ऑफ सर्किट, और इसके 2 टर्मिनल्स हमारे ये हैं जिसके बीच में अपने को इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मान लो कि ये जो है, तो हम करते क्या है, बेसिकली करते क्या है, याद करो तो आप लोग कि इसके क्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर दिया। क्लियर बेटा? इस सेल से आई करंट भेजा। ये मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वी गिवन है। सो इस पूरे सर्किट के बदले अगर एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई की जाए, इसी को बोलते हैं ना आर इक्विवेलेंट, और इस आर इक्विवेलेंट को इस सेल से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है बेटा? यहाँ पे तो ये बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि अगर मान लो कि कोई भी सर्किट गिवन है, मतलब इस पूरे के बदले मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए, जैसा कि हमें निकालना है, यही को निकालना है अपने को। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैंने सेम सेल से इसे कनेक्ट किया, सेम करंट भेजा। आर इक्विवेलेंट का सेंस क्या है कि ये पूरा का पूरा सर्किट मिलकर जितना इस सेल से करंट डिलीवर कर रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात ना? या फिर इसको ऐसे बोलो, इस पूरे सर्किट में जितना हीट डेवलप हुआ होगा जब आप इस सेल को कनेक्ट करोगे, क्लियर है, इस पूरे के बदले एक रेजिस्टेंस ऐसा कंसीडर कर लो जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करे सेम बैटरी से। समझ में आ गई बात? तो समझने का 2 तरीका। एक तरीका ये कि इस पूरे सर्किट में जितना करंट यहाँ से डिलीवर किया होगा, ये अकेला रेजिस्टेंस उतना करंट यहाँ से डिलीवर कर ले, तो इस रेजिस्टेंस को इस पूरे का इक्विवेलेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? सो इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ओम्स लॉ से बताना बेटा, बोलो को। V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई आर, और V क्या होता है, इन दोनों एंड्स की पोटेंशियल। तो याद है आपको, सेल के पॉजिटिव से हमने कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव से इसको कनेक्ट किया, ये नेगेटिव आ गया,
तो इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, वो कितना है, V है। तो क्या V इज इक्वल टू आई आर, तो R कौन सा है, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I। क्लियर है यहाँ पे? मतलब जिस बच्चे ने V अपॉन I कैलकुलेट कर लिया, ठीक, उसने R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, एक ही बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या किया मैंने, इस पूरे के बदले आर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, V बाई आई। V क्या है, जो सेल हमने कनेक्ट किया, I क्या है, जो सेल से करंट डिलीवर हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो कोई भी सर्किट आपके सामने गिवन हो, अगर इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करो, जिस दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, उस दोनों पॉइंट से एक सेल को कनेक्ट कर लो। मान लो उस सेल की ईएमएफ V है, क्लियर, सेल से करंट आई डिलीवर हुआ, तो हमें किसी तरीके से V बाई आई रेशियो निकाल लेना है। एक बार V बाई आई रेशियो हमारा आ गया, उसी को हमारे इक्विवेलेंट बोलेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? तो चलो इस काम को हम लोग इस सर्किट के साथ करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने बिल्कुल सेम रूल। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। आपको पता है कि जैसे ये कनेक्ट करोगे, यहाँ की पोटेंशियल इसके पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड्स के, और इससे जोड़ोगे तो यहाँ की पोटेंशियल नेगेटिव हो गई। क्लियर है? एज्यूम कि यहाँ से करंट I चला गया, समझ में आ गया? तो हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। सो आपको अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड करना है, दैट इज V बाई आई। बात समझ में आया? V क्या है, मैंने आपको बताया ना कि जिस दो पॉइंट्स का अबाउट निकालना है, आप एक सेल कनेक्ट करो, उसके उन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट आई को भेजो, V बाई आई रेशियो कैलकुलेट करो, बस यही है हमारा। और V बाई आई रेशियो कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ, और कभी कभी सिमेट्री भी बड़ा काम आता है। ठीक है, तो याद करो, मैंने आप लोग को पिछली क्लासेस में या जब भी आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर्स वगैरह देखा है, उसमें मैंने बताया है बहुत सारे सर्किट में सिमेट्री यूज करना। ठीक, आपको ये भी बताया था कि सिमेट्रिकल पोर्शन में हमेशा करंट सेम कंसीडर करो। तो जरा देखना यहाँ पे इधर वाला, इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल है। देखो ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। क्लियर है बेटा? यहाँ पे अगर किसी बच्चे को विकस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता है, तो ये विकस्टोन ब्रिज तो है बट बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग का कंडीशन क्या होता है, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो की अगर इक्वल है तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन, तो करके देखते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 हाफ, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो हाफ और 2 इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ये विकस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, मतलब यहाँ करंट जीरो नहीं होगा, आप इस रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते। क्लियर है? सो इस कंडीशन में अब हमें ना तो कोई सीरीज दिख रहा है ना कोई पैरेलल दिख रहा है, तो हम लास्टली मजबूर हैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के। ठीक है बेटा, तो हम किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सो ये करंट आई आया, मैंने मान लिया कि यहाँ करंट चला गया I1, बचा कितना, I करंट यहाँ पे आया, ठीक, I1 यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया होगा जो बचा हुआ करंट I माइनस I1, वो यहाँ पे आया। देखो I1 करंट यहाँ पे पहुंचा इस जगह पे। क्लियर है? यहाँ पे I माइनस I1 करंट इस जगह पे पहुंचा। क्लियर? अब सिमेट्री के अनुसार देखो, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो जितनी करंट यहाँ उतनी करंट यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, I1। जितनी करंट यहाँ उतनी करंट यहाँ पे, तो यहाँ से करंट कितना मिलेगा, I माइनस I1। देखो I माइनस I1 यहाँ पे आया, I1 यहाँ पे आया, दोनों मिल गए। अगर I चला गया, बैटरी भी खुश, जितना पॉजिटिव से करंट निकला उतना नेगेटिव पे आकर एंटर भी कर गया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बैटरी यहाँ पे खुश है। अब सवाल ये कि इसमें कितना करेंगे आप, तो सोचो जरा, I माइनस I1 यहाँ पे पहुंचा, I1 यहाँ चला गया, बचा कितना, I माइनस I1, I1 उधर चला गया, तो I माइनस I1 माइनस I1 मतलब I माइनस 2I1, तो यहाँ कितना चला गया, I माइनस 2I1। क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पर ध्यान से, ये I माइनस 2I1 यहाँ पे पहुंचा, इधर से I1 आया है, दोनों मिल गए, तो I माइनस 2I1 प्लस I1, तो I माइनस I1 रह गया। देखो यहाँ पे जा रहा है ना, बिल्कुल पूरी सर्किट खुश है। क्लियर? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V बाई आई रेशियो चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखो, ये तुमने सिमेट्री यूज किया है, हमेशा V बाई आई रेशियो निकाल, अननोन कितने हैं पहले काउंट करो, एक V माना हमने, एक I माना है और एक I1 है, 3 अननोन। लेकिन क्योंकि हमें रेशियो चाहिए V बाई आई, तो सिर्फ अगर 2 इक्वेशन भी हमारे पास हो तब भी काम हो जाएगा।
क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, तो दो इक्वेशन लिखने हैं आपने। अब बच्चे क्या करते हैं, एक लूप इसको ले लेंगे, एक लूप ये ले लेंगे। बेटा ये दोनों लूप सेम है ना, सिमेट्री यूज किया आपने, तो ये लूप और ये लूप बिल्कुल सेम है, तो इनके लिए जो इक्वेशन आएंगे वो भी सेम आएगा। तो दो सेम टाइप के इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो उससे फाइनल रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलना है, बस परेशान होगे और कुछ नहीं। इसलिए कभी भी दो अननोन अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो आपको हमेशा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लिखने होते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि दोनों में कुछ फर्क हो। जैसे एग्जांपल लो, एक इक्वेशन में तुम्हारे सामने लिखता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और एक दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 4। बताना जरा ये दोनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, सोच के बताओ। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ से 2 कॉमन कर लो, देखो ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, मतलब दोनों को एक ही है। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी इसके लिए बनेगी और इसके लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लाइफ निकल जाएगी तुम्हारी, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लास्टली प्रूफ हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2। तो ऐसे सिस्टम ना फेसबुक पे चिपकाने के काम आते हैं कि यस आई हैव प्रूव इट, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाय यूजिंग द मैथमेटिक्स। ये बेवकूफों को समझाने के लिए, ठीक, जो जानकार है उनको नहीं बता सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलत स्टेप लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपने दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व ना करके दो डिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व किया है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। समझ में आ गया बेटा? तो इसीलिए आपको जब भी इक्वेशन लिखना होगा, कोई ना कोई अलग एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एक लूप ये ले लो, तो जब ये लोगे तो इसको छोड़ देना, या फिर अगर ये ले लो तो इसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये दो सिमिलर लूप है, ऐसा ही इक्वेशन बनकर आ जाएगा। ठीक, तो दोनों में से एक का होना चाहिए। अब देखो अगला कौन सा लूप ले लेंगे, एक चाहो तो नीचे से ऐसे चले जाओ, ऐसा नीचे घूमकर ऐसे घूमकर, ये देखो एक एक्स का टर्म कौन सा आ गया, बैटरी आ गई, हमें वी को चाहिए भी था। समझ में आ गई बात? तो इस वाले पार्ट में ये दोनों तो आ रहे हैं क्या, लेकिन एक्स का वी भी आ गया, मतलब एक्स का कुछ टर्म आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट नहीं हुए, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गया। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हेलो बच्चों। अब जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें इक्वेशंस लिखते हैं, तो जैसे मान लो मैं इसी लूप में घूम जाता हूँ, ऐसे एक लूप में ऐसे घूम जाओ, तो इक्वेशन क्या लिखो, देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2i1। यहाँ देखो, यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +5i-2i1। याद करो पिछली क्लास में बताया था मैंने, यहाँ पे पहुंच गए। क्लियर? अब इसके देखो यहाँ पे करंट किधर को जा रहा था, हम उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब करंट के अपोजिट में जाओ तो पॉजिटिव हो क्या है, 4i-i1। कहाँ पहुंच गए, ए से यहाँ से चले थे और यहीं पे पहुंच गए, तो फाइनली इक्वल टू 0। देखो ये i और i1 में एक इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? इसको एक इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। अगला इक्वेशन कौन सा आएगा, मैं इस लूप में ऐसे घूम जाता हूँ पूरा का पूरा। क्लियर? तो देखो जरा इस तरफ देखो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -4i-i1। ये देखो यहाँ पहुंच गए, अब इस तरफ जा रहे हैं, तो देखो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो -2i1। हम यहाँ पहुंच गए, देखो यहाँ पे आ रहे सेल आ गया, सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो +v इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, v/i। यहाँ देखो एक x का टर्म i1 है, तो पहले इक्वेशन से i1 की वैल्यू i के टर्म में निकाल कर यहाँ पे डाल देना, पूरा का पूरा इक्वेशन v और i में आ जाएगा, v/i रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो आप अपने घर पे। ठीक है, तो बिल्कुल ट्राई करना बेटा यहाँ पे। ठीक है, एक बार नोट कर लो अच्छे तरीके से। हो गया, नोट कर लिया? अच्छा अब देखो इसी में क्या कर देगा, क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ में आ गया है। अब इस v की वैल्यू क्या देगा, मान लो कि 10 वोल्ट, और पूछेगा हर पार्ट में करंट बताओ। तो देखो तो v जब पता चल गया कि ये दो इक्वेशन बने हुए हैं, पहला और दूसरा, तो एक i के टर्म में और एक i1 के टर्म में, तो i और i1 में दो इक्वेशन। ठीक, दो इक्वेशन, दो अननोन i और i1। क्लियर? दोनों सॉल्व करोगे i और i1 आ जाएगा, हर जगह प्लेस कर देना, i1 की वैल्यू यहाँ रख देना, यहाँ i-i1 निकाल लेना। ठीक, अपने आप पता चल जाएगा कि किस पार्ट में कितना करंट है। एक बार करंट आ गया, तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो क्या होता है, ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट इन द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो करंट इसमें कितना है, i1, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो i1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? आप कुछ भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई? बस अल्टीमेटली हमारा करंट का वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए। तो किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड एक अच्छा सवाल है। ठीक, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो तो कैसे करते हैं, ये रहा सवाल उसके ऊपर। ठीक है बेटा?
अब जैसे देखो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से एक और क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ अच्छा सवाल करते हैं। अब अच्छा सवाल में कैसा हो सकता है, जैसे मान लो कि सेल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, ठीक, या फिर कोई अगर लाइक इस तरीके का एक सवाल कि ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तीन सेल ऐसे कनेक्टेड हैं और आपसे पूछा गया कि बताओ ये जो दो टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये मान लो 2 वोल्ट, 2 ओम, 3 वोल्ट, 4 ओम, 6 वोल्ट, 10 ओम, ऐसे करके मैंने कुछ भी मान लिया है, ये गिवन है आपको, क्लियर यहाँ पे। और अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि बताओ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो अब बताओ मुझे कैसे निकाली जाए। अब अक्सर बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि तीन सेल्स है तो किन तरीके से करेंगे यहाँ से डिलीवर होंगे। चलो ये बात भी मैंने मान लिया आपकी, ठीक, लेकिन आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं अलग तरीके से बताता हूँ कि कोई ये 6 ओम का है, सॉरी 6 वोल्ट का है, मान लो कि यहाँ से करंट आई आया, ये यहाँ पे आया, इधर को चला गया I1, जो बच गया वो इधर को चला गया, कितना I-I1। समझ में आया, क्लियर। तो जब भी करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करे तो दैट इज कॉल्ड सेल इज चार्जिंग। ठीक, देख लो ना यहाँ करंट आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि 3 वोल्ट वाली जो सेल है वो चार्ज हो रही है उसी तरीके से करंट यहाँ भी एंटर हो रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा कि 2 वोल्ट वाली जो सेल है वो भी चार्ज हो रही है, और डिस्चार्ज कौन हो रहा है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट वाला, ठीक, क्योंकि यहाँ से देखो पॉजिटिव से करंट बाहर निकला है। दूसरी बैटरी की खूबी कि जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलना चाहिए नेगेटिव तो उतना करंट आकर मिलना भी चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब ये आई यहाँ से गया था तो यहाँ से आई आना चाहिए। यहाँ देखो I1 आया है तो इधर से I1 जाएगा, ठीक है, I-I1 तो इधर से I-I1, देखो यहाँ पे I-I1 आया, यहाँ से I1 आया, दोनों मिल गए, यहाँ देखो I चला गया। सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I एंड I1 समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अब I और I1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो लूप भी दिख रहे हैं, हमें किरचॉफ्स लॉ का इक्वेशन लिखना भी आता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं जल्दी से बिना टाइम पास किए हुए। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे घूम कर यहाँ वापिस आ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ये पहला लूप हो गया। तो पहले लूप में हम इस तरीके से घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं, इधर को चले, देखो यहाँ पे, देखो कि यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस की तरफ गए तो -3 वोल्ट, क्लियर। देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4 इंटू I1, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में -IR होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में +IR होता है, बहुत बार बताया मैंने। यहाँ पे पहुंच गए, देखो कहाँ पहुंच गए, बी पे, इधर को देखो, यहाँ पे करंट इस तरफ जा रही है लेकिन हम उसके अपोजिट जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पहुंचना है फाइनली, यहाँ पे, ठीक, हम इस तरफ जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +2 कितना आ जाएगा I-I1, यहाँ पहुंच के देखो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +2 वोल्ट, देखो घूमकर कहाँ पहुंच गए, ए पे, तो फाइनली 0। तो इस इक्वेशन से एक, ये जो आपने लिखा है इससे एक इक्वेशन I और I1 में बन जाएगा, वो आपको आता है निकालना, आप लिख लो इसे इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब इस दूसरे लूप के लिए जैसे चाहे वैसे घूम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इस बार इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, क्लियर है बेटा। सो एक लूप 2 में अगर मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊं तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से ए से चलेंगे इस तरफ, ए से स्टार्ट करके ऐसे घूमते हुए वापस ए पे आएंगे हम लोग, क्लोज लूप हो गया हमारा। तो देखो करंट के डायरेक्शन इस तरफ जा रहे, बैटरी में प्लस से माइनस गए तो -3 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन में गए -4 इंटू I1, यहाँ पे घूम के यहाँ पे पहुंचे, देखो अब देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -10I, यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +6, कहाँ पहुंच गए, ए पे। तो ओवरऑल लॉस एंड गेन जो भी है उन सबका इफेक्ट क्या हो गया, 0। तो इससे एक इक्वेशन बन गया I और I1 में, क्लियर है। यहाँ से एक इक्वेशन बन चुका है I और I1 में, दो अननोन, दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एनी टाइप ऑफ मेथड यू कैन यूज एंड सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ I एंड I1। तो I और I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब जहां जहां मान लो कि इसमें पूछा जाए कि कितना करंट है, तो देखो I1 है, क्लियर। अब देखो इसमें से कोई भी आंसर अगर नेगेटिव आया, मान लो कि I और I1 की वैल्यू निकल गई आपकी, क्लियर है, उसको आपने यहाँ पे प्लेस किया और I1 का आंसर आ रहा है नेगेटिव,
माइनस, जैसे मान लो कि I1 की वैल्यू आ रही है -5 एम्पियर, लेट कंसीडर, मुझे नहीं पता कि क्या निकल कर आएगा, मैंने ऐसे ही मान लिया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर I1 -5 एम्पियर आया, इसका मतलब कि ये माइनस साइन बता रहा है कि जो आपने डायरेक्शन चूज किया था उसको उल्टा कर लो, मैग्नीट्यूड तो 5 एम्पियर ही होगा। समझ में आ गई बात? मतलब I1 जो इस तरफ जा रहा था इधर को ना जाके इस तरफ से आएगा 5 एम्पियर की करंट। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल घबराना नहीं, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आप सोचो कि करंट तो नेगेटिव होती नहीं है, तो बेसिकली वो माइनस बता रहा है आपके चूजिंग डायरेक्शन को, मतलब आपने जो डायरेक्शन चूज किया हुआ है वो सही नहीं है, उसको उल्टा कर दो। ठीक, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है 5 एम्पियर है। समझ में आ गई बात? तो इससे घबराना नहीं है, आंसर प्लस में है माइनस में है वो आपको क्लियर है, आपको पता है कि क्या करना है आपको। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब आगे चल के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर? अच्छा, अभी तो मैंने ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो हम आई और I1 निकाला हमने, हमें तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो अब जरा ध्यान से देखो, किरचॉफ्स लॉ यूज करके देखो, यहाँ पे मान लो कि ए और बी के बीच में ना, हम ए से स्टार्ट करके तो क्या लिखे, यहाँ की पोटेंशियल कितनी है, मान लो कि वी ए, हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, देखो ये कितना आया -3 वोल्ट, है ना, प्लस से माइनस की तरफ गए, देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -4 इंटू I1, ये देखो यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, यहाँ की पोटेंशियल बी, और फाइनली कहाँ पहुंच गए, बी पॉइंट पे, तो क्या ऑल इक्वल टू वीबी। तो देखो कि ये वी ए माइनस वीबी विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट प्लस 4I1, मतलब इस दोनों इक्वेशन से I1 की वैल्यू आ गई, मैंने तो इसमें लिख दिया, अब तुम्हें दिख रहा होगा ये तीनों को पैरेलल में हम किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक, पैरेलल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना, आपको पता है, तो मैं इसके क्रॉस लिखूं, इसके क्रॉस लिखूं या इसके क्रॉस लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो मैंने इसके क्रॉस लिख दिया था, कोई भी एक चूज करके। क्लियर है? यहाँ पे आ गया, समझ में आ गई बात? तो इतना आ जाएगा आंसर, I1 की वैल्यू को प्लेस करके ना यहाँ पे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, इतने क्लियर है बेटा? इतना सब कुछ हमें क्लियर हो गया है। अब किरचॉफ लॉ आपको समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ सेल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हो ही गया है, सेल्स वगैरह को आप जानते ही हो क्या है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब आपको स्टार्ट करते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट लाइक मेकर ब्रिज, या सबसे पहले विकस्टोन ब्रिज। तो विकस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो देखो ये क्या है हमारा विकस्टोन ब्रिज। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट को यूज किया था, ठीक, उस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना है हमें। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हारे 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो विकस्टोन ब्रिज दिखने में ऐसा होता है, ऐसे जनरली बनाया जाता है। तुम अपने एक्सपेरिमेंट लैब में इस चीज को देखोगे, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब वो क्या है, रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। ठीक है ना, देखा भी होगा शायद आप लोगों ने लैब में, इतना बड़ा सा सिलेंडर होता है, उसके ऊपर ऐसी जॉकी होती है, उस जॉकी को ऐसे स्लाइड करके तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। क्लियर? अब इनके बीच में मैंने क्या किया, एक सेल को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक, और इस दोनों एंड के बीच में, जिस दो एंड के क्रॉस सेल कनेक्ट है उसके अपोजिट एंड के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, जिसकी वैल्यू जो क्या है हमारा अननोन। ठीक, मतलब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और ये R4 जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक, मेन इसका वर्क क्या है बहुत ध्यान से समझना बेटा इसका। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चरण वंकन निकला तो गेंगे लिखता है। मत करो। चलो यहाँ पे देखो बेटा, कि ये मैंने समझा दिया आपको कि ऐसा दिखने में कंस्ट्रक्शन होता है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो।
ऐसे भी बना सकते हो। ये रहा हमारा, जस्ट एक बनाने का कंस्ट्रक्शन ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4, और इसके बीच में यहाँ पे सेल कनेक्टेड है। ठीक, उसी को अब इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है बेटा। देख लो ना, R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, ठीक है, दोनों का ये टर्मिनल एक जगह पे है, तो देखो यहाँ पे है, इनके बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये रहा R3 R4, ये रहा। समझ में आ गया? आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बेटा, यहाँ पे अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि आखिर इसमें होगा क्या। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे एक सेल मैंने कनेक्ट किया हुआ था, तो ये समझ में आ गया ना, ये सेल मान लो कि V है, यहाँ से करंट I गया। क्लियर? यहाँ पे मैंने मान लिया कि I1 है, यहाँ पे कितना बच गया, I माइनस I1। क्लियर? ये I1 करंट यहाँ पे आया। अब इसके पास दो रास्ते, गैल्वेनोमीटर में जाने का और इधर को जाने का। तो गैल्वेनोमीटर में मान लिया कि करंट IG चली गई, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। इसकी रेजिस्टेंस है RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अब देखो, I1 यहाँ पे आया, IG यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना चला गया, I1 माइनस IG। क्लियर है? अब जरा सोचो यहाँ पे ध्यान से, ये I माइनस I1 यहाँ पे आया, IG यहाँ पे आया, दोनों मिल गए, यहाँ पे कितना चला गया, I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर है? I माइनस I1 प्लस IG यहाँ पे पहुंचा, I1 माइनस IG यहाँ पे पहुंचा, दोनों I1 और IG खत्म हो गए, यहाँ से चला गया I, मतलब बैटरी से जो करंट आई गई हुई थी, वो करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आकर एंटर भी हो गई सर्किट, मतलब बैटरी भी खुश, बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल सही। तो अब एक बच्चा यहाँ पे मान लो कि इस लूप में ऐसे घूम जाता है, तो पहले लूप में अगर किरचॉफ लॉ का इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेगा, देखोगे जरा बेटा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम कर यहाँ पे आएंगे। ठीक, तो यहाँ से इस तरफ गए तो देखो को करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I1 R1, यहाँ पहुंच गए। अब देखो इस तरफ देखो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस IG RG, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ देखो करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस होगा I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई R2, कहाँ पे पहुंच गया, फाइनली 0। क्लियर? ठीक, एक इक्वेशन मैंने ये लिख दिया। समझ में आ गई बात? जस्ट किरचॉफ लॉ पहले लिखकर आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि इस लूप में बात करते हैं, इस लूप में भी जैसे मन करे वैसे घूम जाओ, ये दूसरा हो गया। तो दूसरे वाले लूप में अगर हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे घूम कर वापिस यहीं पहुंचेंगे, तो देखो यहाँ करंट के डायरेक्शन में गए, तो माइनस I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई R3, यहाँ पहुंच गए। ये इस तरफ आ जाओ, देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्लस होगा I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाई RG, इतना हो गया, सॉरी RG नहीं है, ये R4 है। क्लियर? यहाँ पहुंच गए। अब देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो विच इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाइड बाई RG, फाइनली जहां से चले थे वहां पहुंच गए। किस वन, इसके इक्वेशन नंबर 2। ये जस्ट मैंने किरचॉफ लॉ लिखा हुआ है, किसी भी टाइम पे जब इसमें करंट IG होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। जरूरत पड़े तो तीसरा इक्वेशन ये बैटरी को यूज करके आप लिख सकते हो नीचे में या ऊपर वाले ऐसे पार्ट को, मतलब बैटरी को यूज कर लेना है तीसरे लूप के लिए अगर जरूरत पड़े तो। ठीक, फिलहाल अभी जरूरत नहीं। तो वेट स्टोर ब्रीथ का जो बेसिक जो काम है, वो काम क्या है, ये तो इक्वेशन हो गया हमारा जो हमने सीखा था। तो इसका जो बेसिक वर्क है वो क्या है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक, R1 R2 पहले से गिवन होता है, R4 जो है ये हम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे मानो देखो इसमें करके क्या है, एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो आई होप लैब वगैरह में जब जाओगे, जब स्कूल ओपन होगा तुम्हारा, तो लैब वगैरह में जाओगे तो तुम वहां पे देख पाओगे कि विक स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है। ठीक है ना, ऐसा दिखेगा। हम ये वैल्यू को चेंज करते हैं, तो देखो इस वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट किया हमने। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो जैसे जैसे R4 की वैल्यू को चेंज करोगे, होगा क्या, यहाँ से करंट जो होगा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। एक पर्टिकुलर R4 की ऐसी वैल्यू, जैसे आप मान लो कि आप इस पे स्लाइड कर रहे हो, ऐसे होता है एक सिलेंडर टाइप का बनाओ कि यहाँ पे जॉकी होगा, मैं जॉकी को ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ इस तरीके से। तो करंट की वैल्यू जो है IG जो है वो चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक ऐसी जगह पे जहां पे IG 0 हो जाए, मतलब इस पार्ट में कोई भी करंट ना दिखे, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ना हो, आप अपने पोजीशन को वहां फिक्स कर लो। ठीक है, तो जैसे ही इस पार्ट में करंट 0 हुआ,
ठीक। इस पूरे विकस्टोन ब्रिज को बोला जाता है कि अब विकस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ विकस्टोन ब्रिज। मतलब सिंपली जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाए, वो एक खास वैल्यू ऑफ R4 के लिए पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? तो R4 की वैल्यू को जैसे ही तुम वहां पे सेलेक्ट करोगे कि इसमें करंट जीरो हो जाए, अब उस R4 की वैल्यू को नोट कर लो। R1 R2 पहले से पता है, R4 हमें नहीं पता था, ठीक। तो वो चेंज करके हमने देख लिया कि R4 के किस वैल्यू के लिए इसमें करंट जीरो हुआ है। क्लियर? तो वो R4 की वैल्यू हमने नोट कर ली। क्लियर? करंट यहाँ पे जीरो है। अब हम क्योंकि इसमें जीरो है तो इस दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना। ये तो किसी भी टाइम पे था जब इसमें करंट आईजी थी। तो जब यहाँ से करंट जीरो हो जाएगी तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करेंगे? इसमें आईजी की जगह पे जीरो प्लेस कर लेंगे। ठीक, तो प्लेस करके देखो एक बार। तो आईजी को जीरो प्लेस करना, जरा यहाँ पे देखो कि ये कितना आ गया, आईजी यहाँ जीरो हो गया। तो पहले इक्वेशन मतलब व्हेन आईजी इक्वल टू जीरो, हम इसकी बात कर रहे हैं। आईजी इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस्ड विकस्टोन ब्रिज कंडीशन। ये जब भी आईजी जीरो हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड विकस्टोन ब्रिज कंडीशन है। क्लियर है? तो हम इक्वेशन 4 में हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 और 2 में आईजी को जीरो प्लेस करके, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -I1R1 ये जीरो हो गया, प्लस I-I1 इंटू R2 इक्वल टू जीरो। तो जरा देखना यहाँ पे I-I1 ऐसे लिख लो, ऐसा आ गया कुछ, हाँ ठीक है। I-I1 ये उधर, इसको उधर लेके जाओ, डिवाइडेड बाय I1 विच इज इक्वल टू R1 बाई R2। ये इक्वेशन 3 आ गया हमारा। ठीक, उसी तरीके से इक्वेशन 2 में, ये किस इक्वेशन से था, 1 से। फ्रॉम 2 अगर हम बात करें तो दूसरे इक्वेशन में भी आईजी की वैल्यू को जीरो करो। देखो यहाँ पे जीरो रख दिया तो यहाँ क्या बच गया, -I1R3। देखो यहाँ जीरो कर दिया, ये तो जीरो ही हो गया। यहाँ जीरो किया तो ये आ गया प्लस I-I1 मल्टीप्लाइड बाई R4 विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व किया हमने, तो I-I1 डिवाइडेड बाई I1 आ गया R3 बाई R4। तो इक्वेशन 3 और 4 को बहुत ध्यान से देखा जाए, अगर इक्वेशन 3 और 4 को बहुत ध्यान से देखो तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है बेटा? मतलब अगर जिस इंस्टेंट पे, क्योंकि R4 की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, ये रेशियो में पहले से पता है, जिस केस में R1 बाई R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, तो ये वही केस है जहां पे आईजी जीरो होगा। और आईजी जीरो हो जाए तो इस केस को क्या बोलते हैं, कि विकस्टोन ब्रिज जो है वो अब बैलेंस्ड सिचुएशन में है। मतलब दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, व्हेन आईजी इक्वल टू जीरो दिस कंडीशन मस्ट होल्ड प्रॉपरली, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली आईजी जो होगा वो जीरो होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ गया एकदम। अब जैसे ये कंडीशन आ गया, अब अननोन कौन सा था, R3। तो R3 हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो को R4 को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दो, R1 बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R4। समझ में आ गई बात? ये हो गई हमारी R3 की वैल्यू जो कि हमें निकालना था, जो कि अननोन रेजिस्टेंस था। तो बाय यूजिंग द विकस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये रहा पूरा का पूरा विकस्टोन ब्रिज पे पूरी कहानी। हो गया बेटा? लिख लिया सबने? तो याद रहेगा आपको। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो क्या करेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह पे कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक, और उसका सीरीज और पैरेलल आपसे पूछ देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, तो गैल्वेनोमीटर की जगह पे यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप रख दो तो उससे तो करंट जीरो ही होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर लो,
कुछ भी एनीथिंग इसके बीच में अप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा करंट जीरो। करंट जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम हो जानी। इस बात का भी ध्यान रखना कि इस जगह की पोटेंशियल और इस जगह की पोटेंशियल सेम हो गई है, कभी तो इसमें करंट जीरो हुआ है क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो था नहीं। क्लियर है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकती है, तो करंट जीरो होने का सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, जब दोनों एंड की पोटेंशियल सेम हो जाए। क्लियर है, इन सारी बातों का ध्यान रखना। ये रहा बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज। अब इसको हम हटाते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। ठीक, अब इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बड़ा सुंदर सा IIT में आया हुआ था, मैं उस क्वेश्चन को तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये IIT एडवांस में आया हुआ सवाल है 2015 का। सर्किट देख के बच्चे डर जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक, बस डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको करो। ये 1 ओम है, ये 6 ओम, 10 ओम, ये 6 ओम, ये 10 ओम, फिर उसके बाद 2 ओम, 4 ओम, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 2 ओम एंड 8 ओम। ये कितना है, 2 ओम, 8 ओम, ये हो गया। नीचे यहाँ पे एक और ऐसे दो रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, 4 ओम और ये 12 ओम, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। क्लियर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसको इन्होंने बोला है कि R इक्वल टू, इसको R बोला है, जिसकी वैल्यू 2 ओम है। इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया इन्होंने, इस सेल से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू है 6.5 वोल्ट। आप लोग तो जानते होंगे क्या है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जिसका इंटीजर बेस्ड, जिसको जनरली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस टाइप का सवाल है। तो क्वेश्चन ये है कि इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम इज आई, द वैल्यू ऑफ आई इज, मतलब यहाँ पे इसमें करंट को इन्होंने बोला है कि आई है, तो इस आई की वैल्यू क्या है, वो इज द वैल्यू ऑफ आई। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को करके जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखा, हम क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम ये कैलकुलेट कर पाए कि ये जो पार्ट जो देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा, अगर इसके बदले सिर्फ एक रेजिस्टेंस हम यूज कर पाए, मतलब R इक्विवेलेंट, अल्टीमेटली इस पूरे का R इक्विवेलेंट अगर हम निकाल पाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब जरा सोचो R इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, ध्यान से देखो। नीचे वाले पोर्शन को बोलता हूँ, सिर्फ इस पोर्शन को देखो। देखो कि ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन दिख रहा है क्या, है ना। देखो ये R1, R2, R3, R4, ये कुछ R5 होगा या गैल्वेनोमीटर टाइप होगा। सोचो कि जरा इन दोनों का रेशियो कितना है, 1/2। इसका कितना, 2/4, तो 1/2 हो गया। मतलब ये दोनों, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है। तो जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो यहाँ से करंट नहीं जाना चाहिए था। जैसा अभी आपने पढ़ा, R1/R2 इक्वल टू अगर R3/R4 हो जाए, मतलब बीच वाले में अगर गैल्वेनोमीटर लगा हो या कोई भी अनदर चीज लगा हो, करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो गायब हो गया, ये तो यूजलेस है। ठीक, तो इसको रिमूव करो। ठीक, अब इसको अगर हम रिमूव कर दें तो बचेगा क्या, अगर हम इसको रिमूव कर दे तो ये तो गायब हो गया, ये रिमूव कर दिया हमने। अब देखो को क्या तुम्हारे पास बिल्कुल सिंपल सीरीज और पैरेलल दिख रहे हैं क्या, देखो कि यहाँ पे, ये देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ठीक, अब जरा देखो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बेटा, बता दो जल्दी से। अरे बता दो भाई। अरे 1 और 2 है तो 3 हो गया। अच्छा देखो ये 2 और 4 है तो सीरीज कॉम्बिनेशन 6। मतलब इन दोनों के बदले, मैं सर्किट को यहीं पे बस आपके सामने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम, और इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस गया। तो क्या ये और ये पैरेलल है, जरा देखो तो ध्यान से।
इस रेजिस्टेंस की एक टर्मिनल यहाँ पे, इसकी एक टर्मिनल यहाँ पे, तो देखो इन दोनों की एक टर्मिनल यहाँ पे, इन दोनों की एक टर्मिनल यहाँ पे, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, याद करो दो रेजिस्टेंस का कैसे निकालते हैं पैरेलल को, बैक बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 3, तो कितना आ गया 18/9, 18/9, 2 आ गया। मतलब इन दोनों के बदले सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ओम का। ठीक, समझ में आ गया बात, क्लियर ना। मतलब इधर वो जो खतरनाक सा दिख रहा था ना, वो पूरा रिजॉल्व होकर सिर्फ 2 ओम रह गया। क्लियर। अब और देखो, ध्यान से देखो तो ये क्या फिर से एक विकेस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है इन दोनों के बीच में, दिख तो रहा है विकेस्टोन ब्रिज जी, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है, तो चेक करते हैं। 2/6 कितना आ गया 1/3, ये देखो 4/12 अगेन 1/3, अरे वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया। तो 2/6 1/3 हो गया, 4/12 अगेन 1/3 हो गया, मतलब यहाँ से कुछ कोई करंट नहीं जाएगा, ये तो बेकार था। ठीक, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन देखो हमने जैसे ही यहाँ पे यूज किया कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, अब देखो को क्या ये दोनों सीरीज में है, क्या ये दोनों आपस में सीरीज में, और फिर ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 और 2 6, मतलब इन दोनों के बदले आप क्या यूज करोगे, इन दोनों के बदले क्या यूज करोगे आप, 4 और 2 6, तो ये आ गया 6 ओम। क्लियर है बेटा यहाँ पे। और इन दोनों के बदले क्या यूज करोगे, 6 और 12 के बदले 18 ओम, ये 18 ओम हो गया। क्लियर। अब इनका जरा निकाल लेना पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 18, कितना हो गया 24, तो 6 4 जा, ये कितना हो गया 9, तो ये आ गया 4.5 ओम। मतलब इन दोनों के बदले हम सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते थे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती, दैट इज द 4.5 ओम। बस हमारा काम हो गया। देखो सर्किट पूरी की पूरी रिजॉल्व होकर 21 सी रह गई है। अब देखो कुछ जरा करंट कितना हो जाएगा बताना जरा, करंट ये देखो ये सीरीज में है ना, तो सेल कितना है 6.5 डिवाइडेड बाय इनका सम 4.5 प्लस 2 6.5, ये देखो ये तो सिंपल आ गया 1 एम्पियर। तो कितना बढ़िया डाटा सेलेक्ट किया गया है, और कितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मजा आ गया ना क्वेश्चन सॉल्व करके। देखो डिफिकल्ट नहीं था, आईआईटी के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, जो आपने देखो कितने अच्छे तरीके से तुम लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा लगा तुम लोग का आंसर देख के, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, चलो देखो तो विकस्टोन ब्रिज सीखा आपने, तो विकस्टोन ब्रिज पे बेस देखो कितना बढ़िया सा एक सवाल हम लोगों ने किया है इसके ऊपर, अच्छा लगा ये सवाल। ठीक, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है विकस्टोन ब्रिज के ऊपर बनते हैं, जो कि आपको सॉल्व भी करने होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देख रहे हो ना कितना आसान सा सवाल है ये। ठीक, क्लियर है बेटा। तो ये रहा हमारा विकस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो विकस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दो तरीके से यूज किया जा सकता है। आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था वो भी विकस्टोन ब्रिज था, लेकिन वो बैलेंस्ड नहीं था। ठीक, तो उसको देखो कैसे सॉल्व किया था, वो भी आपको पता है। जो विकस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड है तब भी हमें सॉल्व करना आता है। क्लियर है बेटा। तो ओवरऑल हमारे पास अब कोई भी किसी भी टाइप का सर्किट अपने पास गिवन हो, हमें उसे सॉल्व करना आता है। एक और टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है दैट इज कॉल्ड लैडर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, लैडर टाइप का ऐसा कुछ, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है इस तरीके, ऐसा कुछ ध्यान से देखोगे, ये एक पार्ट हो गया, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक गया है, ये इनफाइनाइट तक गया है। समझ में आ गई बात। ये हमारा पॉइंट मान लो कि ए और बी, ये पॉइंट ए और बी है, दिस वन इज कॉल्ड इनफाइनाइट लैडर टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर। सबकी वैल्यू को मैं आर मान लेता हूँ, ये आर है। क्लियर है बेटा। ये सारे वैल्यू जो है हमारे वो आर गिवन है इस तरीके से। ये और कॉन्टिन्यू ऐसे सर्किट में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस आगे की तरफ चलता जा रहा है। सो आपसे एक सवाल पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, मतलब इन पूरे के बदले एक रेजिस्टेंस बताओ जो कि हम ए और बी के बीच में कनेक्ट कर पाए। समझ में आ गई बात, ये सवाल है हमारा। तो सोचो कि इसको कैसे करेंगे, ये तो इनफाइनाइट लेकर है, कब तक सीरीज पैरेलल करके रहोगे। ठीक, मर जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब
हमारी ये जिंदगी को निकल ही जाएगी। वो अगर पीछे से स्टार्ट करना, कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो इस जिंदगी में को हमसे ये सीरीज और पैरेलल में को होने से रहा। ठीक, तो क्या कोई इसका ऑल्टरनेट वे है जिसको हम आसानी से कर सके? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सोचो जरा कैसे कर सकते हैं। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में ये जो पूरी की पूरी जो रेजिस्टेंस आएगी, जो भी हम ए और बी के बीच में इन पूरे के बदले एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे, उसकी वैल्यू एक्स है। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि लेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू एक्स। ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है उसे हमने एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक, अब जरा सोचो, क्योंकि ये अनंत लैडर है, इनफाइनाइट लैडर है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि कुछ पल के लिए, जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट को ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, रुक जाओ, कॉपी लाता हूं मैं, समझने की कोशिश करोगे। यहाँ देखो, मैं इसको क्या किया, ऐसे ढक दिया। एक बार ध्यान से देख लो सर्किट पूरी की पूरी, दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ढक दिया ऐसे, मतलब ये इतना सा पार्ट हमारे पास नहीं है, और इस पॉइंट को सी मान लिया और इस पॉइंट को डी मान लिया। तो क्या सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट जो ये होगा अगेन आर होगा? देखो, ए और बी के बीच में जैसा कंस्ट्रक्शन था, सी और डी के बीच में इनफाइनाइट है, ये एक छोटा सा पार्ट काट के अगर हम रिमूव भी कर गए तो क्या रेजिस्टेंस में फर्क आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक, समंदर में एक जग पानी रख दो या एक जग निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई बहुत ज्यादा तो डिफरेंस आना नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया बात? ऐसा थोड़ी बोलोगे कि एक जग मैंने समंदर में रख लिया, अब तो भूचाल आना है, धरती पे पानी आ जाएगी पूरी की पूरी, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। समझ में आ गई बात? या वहां से एक जग पानी निकाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट इसीलिए लिया गया। तो क्या हम अगेन बोल सकते हैं कि सी और डी के बीच में फिर से एक्स होगा? तो अगर ऐसा है, एक्स होगा, तो मैं क्या करूंगा कि इसके बदले में सिर्फ एक रेजिस्टेंस एक्स कंसिडर कर लूंगा, और इसके बाद वाले जितने पार्ट थे उसको भूल जाऊंगा। और अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो अब जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था, इस पूरे को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया, ये इस तरीके से, ये हो गया। क्लियर है बेटा? ये कितनी, देखो ये सी और डी है ना? तो ये हो गया एक्स, ये हो गया आर, ये है आर, ये है आर। क्लियर बेटा? ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। क्लियर? तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना था, जो कि एक्स था। तो एक बार जरा देखो, इसको निकालने से पहले मैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूँ। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का सम, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अच्छा देखो, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये और ये सीरीज में होंगे, देखो ऐसे घूम जाएंगे तो हम लोग सीरीज में आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब आर प्लस आर, 2r। अब देखो, ये पूरा हो गया इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, जो कि कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए ना? ठीक है, अब इसको सॉल्व भी क्यों करना है हमें? अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? करके देखो, यहाँ से देखो, पहले को एलसीएम ले लो इसका, आर एक्स प्लस 2r² प्लस 2rx, इसको यहाँ लेकर मल्टीप्लाई करके आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया, कुछ कैंसिल हुआ, आर एक्स ने आर एक्स को गायब कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r² इक्वल टू 0, ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? बता दो जल्दी से। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4r² माइनस 4ac, ए को 1 है, सी कितना है? माइनस 2r², तो ये हो गया प्लस 8r² डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है? तो देखो, ये 12 हो गए, 12 का रूट कितना हो जाएगा? 2√3, तो 2 और 2 नीचे से गायब हो गए, तो आ गया r प्लस माइनस √3r। ठीक है, अब जरा सोचना, क्या ये x नेगेटिव होगा? हो ही नहीं सकता। √3 की वैल्यू, √3r की वैल्यू r से ज्यादा है, तो अगर माइनस साइन यूज करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? r1 प्लस √3 ओम, दैट इज द आंसर। देखो, एक खतरनाक सा सवाल, थोड़ा लॉजिकल हुए हम, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, समझ में आया? अच्छा अनुज मिश्रा, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं? क्या बात है।
तो ये सॉल्व हो गया बेटा। देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, तो इसको बोलते हैं लैडर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन ना बहुत अलग अलग तरीके से है, ठीक, कुछ भी नहीं करना होता है, यही है बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बाकी को रिप्लेस करके वापस से एक्स लिख लो, ठीक, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, ठीक, बट क्योंकि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो ये स्कूल में भी आ सकते हैं क्योंकि अब फिजिक्स का पेपर जो है अच्छा आता है, सीबीएसई ने अच्छा पेपर बनाना शुरू किया हुआ है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको, पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब अगला पार्ट जो है हमारा वो वोल्ट मीटर, एमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर का है। ठीक है, हमें आगे अगली क्लास में वो चीज जानना है। ठीक, तो आज की क्लास में तो वो कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, सो हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकेंगे। क्लियर है, क्योंकि अगली क्लास में हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ बाकी सब कुछ के बारे में अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं, अच्छे तरीके से यूज करना भी आता है, हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी देख पा रहे हैं, हम सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक, आपका रिविजन भी हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आपको क्या करना है पता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट तो कर ही रहे हो आप, अच्छा लगा मुझे देख के, कमेंट भी करते रहो। आप जब भी देखो उसी समय कमेंट करो। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइव क्लासेस चल रही हो उसी में आप कमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, जब भी आपको मौका मिले आप देखो, पूरा लेक्चर देखो बहुत ध्यान से, फिर उसके बाद उस पर कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो वहां राइज करो। ठीक है, हम उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक, हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।